इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होगी, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले वहाँ से जाकर उसे देख लीजिएगा। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि यू हाउ ने अपनी नेक्रोमांसर की पावर सभी को दिखाई थी। ऐसा उसने जानबूझकर किया था, जिससे यहाँ अगर कोई इस कंपटीशन को सुपरवाइज करने के लिए इविल स्पिरिट चर्च से आया होगा तो उसको यू हाउ की पावर देखने मिले, जिससे वो यू हाउ में इंटरेस्ट बढ़ाए। क्योंकि अगर यू हाउ इविल स्पिरिट चर्च के लोगों से डायरेक्टली मिल पाया तो इससे वो उनकी जानकारी बहुत अच्छे से बाहर निकलवा सकता है। इसी वजह से उसने अपनी पावर दिखाई और इसकी मदद से उस नंबर 98 को हरा दिया था। हालांकि नंबर 98 पहले माफी मांगता है और बाद में मौका मिलने पर यू हाउ पर हमला करने लगता है। हालांकि यू हाउ ने उसके हमले को रोकते हुए उसका ये अटैक उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया था, लेकिन इतने में ही वहाँ नंबर 98 के मास्टर की एंट्री होती है, जो कि आते ही उस कार्विंग नाइफ को हवा में ही रोक देता है। और अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो यू हाउ से कहता है कि मैं इस लड़के की तरफ से हार मानता हूँ। हालांकि यू हाउ उसे नहीं पहचाना था, इसलिए वो पूछता है कि आप कौन हो, जिस पर वो मास्टर कहता है कि नंबर 98 उसका स्टूडेंट है। साथ ही इसके बाद अब वो नंबर 98 से उसका कार्विंग नाइफ लेकर यू हाउ के पास ले आता है और यू हाउ को वो नाइफ देते हुए कहता है कि इसकी जान बख्शने के लिए और साथ ही ये शर्ट जीतने के लिए ये नाइफ मैं तुम्हें देता हूँ। वैसे इसके बाद वहाँ की सभी लाइटें बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये समय था उस मास्टर के इंट्रोडक्शन का। वो ऊपर हवा में आते हुए सभी को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो वास्ट स्ट्रीम का लॉर्ड नांगोंग है। असल में वास्ट स्ट्रीम डस्ट वाटर अलायंस के नाम से भी जानी जाती है। इसके बारे में यू हाउ ने नाना से सुना था, वो भी तब जब उसे इस अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन के बारे में पता चला था। वैसे एक सीक्रेट की बात और है, जो कि अभी यू हाउ भी नहीं जानता कि असल में ये नांगोंग होली स्पिरिट चर्च का सेकंड एल्डर है। हालांकि हवा में अभी ये बस ये अनाउंस करने के लिए आया था कि यू हाउ मतलब नंबर 66 नंबर 98 से जीत चुका है। साथ ही इसके बाद ये अनाउंस करता है कि नंबर 66 मतलब तांग वू और नंबर 88 मतलब तांग शी और नंबर 96 जिसका नाम हुआंगजुइंग है, ये तीनों जी शुई अलायंस को फाइनल्स में दूसरे दो डिविजन्स के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। असल में तांग वू और तांग शी यू हाउ और काइतू के ही नाम थे, जो उन्होंने फेक रजिस्टर करवाए थे। अभी ये अनाउंसमेंट सुनकर सारी ऑडियंस जोर जोर से चीयर करने लगी थी। तभी यहाँ नांगोंग यू हाउ की तरफ आते हुए उससे कहता है कि तुमने जो शील्ड बनाई थी वो कमाल की थी, मैंने इस तरह की शील्ड आज तक नहीं देखी, क्या तुम इसके बारे में डिटेल में मुझे बता सकते हो? जिस पर यू हाउ से जवाब देता है कि बिल्कुल, लेकिन हम फाइनल्स के बाद बात करेंगे। इतना कहते हुए यू हाउ काइतू के साथ वहाँ से चला गया था। वहाँ पास में वो मैनेजर भी खड़ा हुआ था। वो यू हाउ और काइतू को वहाँ बाहर तक लेकर आता है। इसके बाद अभी वो यू हाउ और काइतू को गुड बाय कह रहा था। वैसे यू हाउ और काइतू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान नांगोंग वापस यहाँ बाहर आकर उस मैनेजर से मिलता है। मैनेजर नांगोंग को बताता है कि यू हाउ कुछ रेयर मेटल्स की डिमांड कर रहा था, जिस पर नांगोंग कहने लगता है कि अगर सच में यू हाउ फाइनल्स में हमें अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है तो उसे रेयर मेटल देने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी मास्टर शायद जिस तरह के पर्सन की तलाश में थे, यही लड़का वो पर्सन बन सकता है। ऐसा कहते हुए वही खड़ी लड़की को डेप्यूटी लीडर कहते हुए पूछता है कि मैंने सही कहा कि नहीं। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे तो इस लड़की के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये शायद जी शुई हो सकती है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर यू हाउ और काइतू पर आता है, जो कि वापस अपने उसी होटल में लौट आए थे जहाँ वो रुके हुए हैं। यहाँ वो वीवी के कमरे में आते हैं। इधर यू हाउ अभी वही कार्विंग नाइफ जो कि उसने जीता था वो यहाँ काइतू को दे रहा था। काइतू कहता है कि ये तो तुमने जीता है, इसे तुम क्यों नहीं रखते? जिस पर यू हाउ कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी अपने लिए एक कार्विंग नाइफ है, इसे तुम रखो। अब काइतू ने भी वो नाइफ रख लिया था। वैसे अब तभी वैंग डोंगर यहाँ आगे आते हुए यू हाउ से कहने लगती है कि क्या इस अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन में हिस्सा लेकर तुम होली स्पिरिट चर्च से जुड़ना चाहते हो? ये चीज सुनकर वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी काइतू भी कह पड़ता है कि हाँ, यही सेम क्वेश्चन तब मेरे दिमाग में भी आया था। यू हाउ, क्या ये बात सच है? अभी इस चीज पर यू हाउ कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसे कुछ कहना तो पड़ेगा ही, इसलिए वो वैंग डोंगर से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये सुनकर वैंग डोंगर उदास हो चुकी थी, साथ ही उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। इस वजह से वो कहने लगती है कि माना कि तुम्हारे पास पार है, तुम सोल मिमिक्री जैसी टेक्निक्स भी जानते हो, जो कि सेम इविल सोल मास्टर्स जैसी एबिलिटीज में आती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ जाने की मैं परमिशन नहीं दे सकती। ये बहुत खतरनाक है। होली स्पिरिट चर्च में इस तरह से अकेले घुसना ठीक नहीं है। हालांकि यू हाउ से समझाता है कि किसी न किसी को तो ये करना ही होगा। वैसे भी होली स्पिरिट चर्च की पार उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, क्योंकि कोई होली स्पिरिट चर्च के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता।
यू हाओ कह रहा था कि अगर होली स्पिरिट चर्च पार में आई, मतलब अचानक से उन्होंने अपनी पार दिखाना शुरू की, तो उनकी पार को कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उनकी टेक्निक्स और उनकी एबिलिटीज के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला। और अगर अभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो जब वो पार में आएंगे तो इससे पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। यू हाओ बताता है कि उसके टीचर का भी यही ड्रीम था कि वो इविल सोल मास्टर्स को रोके, और अब यू हाओ को ही उनका ड्रीम पूरा करना है। हालांकि अभी वैंग डोंगर को देखकर नहीं लग रहा था कि वो यू हाओ की बात समझ रही है, इसलिए यू हाओ कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। तभी जियांग नानन आगे आते हुए वैंग डोंगर से कहने लगती है कि यू हाओ जो भी कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और वैसे भी हम में सिर्फ वही ये काम कर सकता है। तभी ज़्याओ ज़्याओ भी आगे आते हुए कहती है कि यू हाओ हम सबसे ज्यादा समझदार है और उसके पास हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन होता है, इसलिए सिर्फ वही वहाँ जाकर ये काम कर सकता है। हालांकि अब ये सुनते हुए वैंग डोंगर तुरंत ही यू हाओ के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन दूंगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। यू हाओ पूछता है कि कैसी कंडीशन, तो वैंग डोंगर बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपनी जान नहीं गवाओगे। अभी ये कहते हुए वैंग डोंगर की आंखों में आंसू थे, इसलिए यू हाओ उसके आंसू पोंछते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा। वैसे तभी सू शेंसी कहता है कि अब हम सभी को आराम करना चाहिए, वैसे भी कल हमारी फाइट शेक एकेडमी के साथ होने वाली है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे, क्योंकि कल वो शेक एकेडमी मतलब वैंक्वेयर से फाइट करेंगे। यहाँ यू हाओ कहता है कि आज उस अंडरग्राउंड कंपटीशन की वजह से हम प्लानिंग तो कर ही नहीं पाए। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जो कि मैं बहुत पहले से तुम लोगों को बताना चाहता था। वैसे यू हाओ के इतना कहने के बाद सीन सीधा रात पर शिफ्ट हो चुका था। हम देखते हैं कि यू हाओ अभी अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन इतने में ही अचानक उसकी सोल रिंग एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही आँख खोलता है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। यहाँ उसकी बॉडी पर वो बर्फ नहीं थी, वो नॉर्मली खड़ा हुआ था। साथ ही आसपास उसके बहुत से लोग आगे बढ़ रहे थे। वो सभी लोग सीधा चलते हुए जा रहे थे और देखकर नहीं लग रहा था कि वो लोग जिंदा हैं। यू हाओ को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है और ये सारे लोग अभी उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी समय यू हाओ को एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही यू हाओ पहचान जाता है कि ये तो उसके टीचर इलेक्ट्रोलक्स की आवाज है। अभी इलेक्ट्रोलक्स यू हाओ से कह रहा था कि ये जगह अनडेड एरिया है। अब वो जैसे ही इतना कहता है तो यू हाओ उसकी आवाज की तरफ भागने लगता है। ये आवाज असल में ब्लैक होल की तरफ से आ रही थी। यू हाओ उन अनडेड के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। इलेक्ट्रोलक्स आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि किसी भी ह्यूमन की पार की कोई लिमिट नहीं होती। वो बताता है कि इस जगह को होली गॉड ऑफ डेथ मतलब खुद इलेक्ट्रोलक्स ने क्रिएट किया है। वैसे तब तक यू हाओ वहाँ सबसे आगे पहुँच चुका था। वो सामने अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स को देखता है और कहता है कि टीचर अब वापस आ गए। जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स उसे अपने साथ आगे ले जाते हुए कहता है कि हाँ, उस दिन हाउतियान सेक्ट में मैंने अपने सारे सीक्रेट स्टोन्स जिनसे मेरी सोल बची हुई थी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में उसने तब उनका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो सभी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिस वजह से इलेक्ट्रोलक्स मारा गया। लेकिन रास्ते में ही वो बताता है कि उसे कोई मिस्टीरियस पार मिली थी जिसने उसे रास्ते में ही रोक लिया और उसी पार ने उसके लास्ट सीक्रेट स्टोन को ठीक किया, जिस कारण इलेक्ट्रोलक्स वापस लौट पाया है। वैसे वो बताता है कि वो सिर्फ यहाँ यू हाओ को नेक्रोमेंसी का असली मतलब समझाने के लिए आया है। हालांकि वो जिस मिस्टीरियस पार की बात कर रहा था वो असल में टैंक्सा था, क्योंकि ये हम तभी देख चुके थे जब इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी जान वहाँ हाउतियान सेक्ट में सैक्रिफाइस की थी। वैसे यहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक ही इलेक्ट्रोलक्स अपने उस वेपन को जमीन पर टच करता है और वहाँ हर तरफ पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। वो अभी सिर्फ यू हाओ को नेक्रोमेंसी का मतलब समझाने के लिए लौटा है। वो यू हाओ को बताता है कि जब उजाला होता है तब हम उसे लाइफ कहते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो हमने उसे डेथ का नाम दिया है और उसे ही हम लोग लाइफ एंड डेथ साइकिल कहते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ डेथ के साथ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो तो एक शुरुआत होती है। यू हाओ को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि टीचर आप क्या कहना चाहते हो, जिस पर इलेक्ट्रोलक्स कुछ देर में जवाब देता है कि नेक्रोमेंसी का असली मतलब ही जिंदगी है। वैसे इलेक्ट्रोलक्स के ये कहने के बाद यू हाओ को चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। वैसे अब तभी यू हाओ देखता है कि वो दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए थे। इन स्टैचूज के पीछे एक सर्कुलर रिंग थी जो कि रेड कलर की थी। यही सेम अनडेड क्रिएचर्स यू हाओ को तब बचाने के लिए आए थे, या यूँ कह लो कि यू हाओ तब इनकी पार का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ इलेक्ट्रोलक्स यू हाओ से कहता है कि तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम मेरी बात का असली मतलब अभी भी नहीं समझे हो तो अभी कुछ टाइम बाद फ्यूचर में तुम सब कुछ अपने आप ही समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए मैं बस तुम्हें इतना ही बताने आया था और अब से तुम मेरी नेक्रोमेंसी को ऑफिशियली इनहेरिटेड कर सकते हो।
इतना कहते हुए वो अपने उसी ट्राइडेंट वाले वेपन को यू हाउ के सामने ले आता है। यू हाउ ने यहाँ उसके वेपन को ले लिया था, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि एज अ टीचर मैं तुम्हें आखिर में यही नेक्रोमेंसी ही दे सकता हूँ। उसके इतना कहते ही यू हाउ तुरंत ही उसके गले लग जाता है। यू हाउ अभी बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि वो समझ गया था कि इलेक्ट्रोलक्स सिर्फ इतना कहने के लिए ही यहाँ तक आया था। इसका मतलब अब वो वापस चला जाएगा और शायद फिर यू हाउ की उससे मुलाकात कभी नहीं होगी। वैसे अब इलेक्ट्रोलक्स आखिर में यू हाउ से कहता है कि तुम्हें नेक्रोमेंसी को जिंदा रखना होगा, और इतना कहते हुए वो पीछे जो पोर्टल बना हुआ था इलेक्ट्रोलक्स उसमें चला जाता है। हालांकि यू हाउ की आंखों में अभी भी आंसू थे, तभी वो उस पोर्टल की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही यू हाउ उस पोर्टल में एंटर करता है तो वहाँ पूरी जगह ब्लैंक थी, हर तरफ से व्हाइट कलर फैला हुआ था। यू हाउ जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है। यू हाउ समझ गया था कि अब वो इलेक्ट्रोलक्स से शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ वो वादा करता है कि वो उसके नेक्रोमेंसी को हमेशा जिंदा रखेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।